तो बिहार में पहले चरण के मतदान से पहले तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो माही बहन योजना के तहत मां बहनों को 30-30 हजार रुपए दिए जाएंगे। 14 जनवरी को हर महिला के खाते में 30 हजार रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। योजना का 1 साल का पैसा एक मुश्त दिया जाएगा। तेजस्वी ने यह भी वादा किया है कि जीविका दीदी को स्थायी किया जाएगा और उनका मानदेय 30 हजार रुपए किया जाएगा। तेजस्वी ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने का भी वादा किया। सरकार बनेगी और 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन मां बहन मान योजना के तहत पूरे 1 साल का 30 हजार रुपया माताओं बहनों के खाते में हम लोग डालने का काम करेंगे। बहुत पुराना इश्यू है और सभी लोगों की मांग थी, कर्मचारियों की मांग थी, जिसको हमने बिहार विधानसभा में भी सरकार से कई बार हम लोगों ने मांग की। ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम, हमारी सरकार बनेगी तो ओल्ड पेंशन स्कीम जो है लागू किया जाएगा। तो तेजस्वी के नए वादों को एनडीए के साथी दलों ने खोखला बताया है। लालू यादव और उनका परिवार कॉन्फिडेंट नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट दिख रहा है, क्योंकि उनको मालूम है कि रिजल्ट तो आने वाला है नहीं। दिखावा कर लो, पहले से बता रहे हैं इतने तारीख को शपथ होगी, ये योजना दे देंगे, वादा कर रहे हैं कि हर घर में एक सरकारी नौकरी दे देंगे। उनको ये भी नहीं पता कि बिहार में घर कितने हैं और इतनी नौकरी बनेगी कहाँ से। तो जो भी झूठे वादे हो सकते हैं वो सब वादे लालू यादव कर रहे हैं, तेजस्वी यादव कर रहे हैं। उनके वादों पर किसी को यकीन नहीं है। नीतीश कुमार जी का जो बिहार मॉडल है, यहाँ दाल गलने नहीं जा रही है। घोषणाएं वो जितनी बार करें, जीविका को गढ़ने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। 57,000 करोड़ रुपए का आज व्यवसाय जीविका दीदियों ने खड़ा कर दिया। और सरकारी कर्मचारियों का सवाल हो या किसानों को लेकर के भी उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं की। पता चलता है कि बहुत बुरी हार की तरफ जा रहा है महागठबंधन, तो ये सारी योजनाएं रोज इम्प्रूव होती जाएंगी। आप लोग बाद में कहेंगे कुल बिहार दे दे हम जीतला के बाद, तो ये सब नहीं होता है। जब जनता उनको पता चल गया महागठबंधन को कि बहुत बुरी हार होने जा रही है, बहुत सारी आरजेडी की भी सीट इस वक्त एनडीए सरकार जीतने जा रही है। तो राम मंदिर पर जारी बयानबाजी के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने दरभंगा में लालू यादव और कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि 550 साल से राम मंदिर पर रोक लगी थी। मुगलों और कांग्रेसों के बाद कांग्रेसियों और लालू यादव ने राम मंदिर निर्माण में अड़ंगा लगा रखा था। मेरी माताएं, बहनें, दीदी बताएं, ये अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 550 साल से पहले मुगलों ने, फिर अंग्रेजों ने, फिर कांग्रेसियों ने, बाद में लालू ने राम मंदिर को रोक कर रखा। मोदी जी को आपने प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने राम मंदिर का भूमि पूजन भी किया और 24 में प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार में चुनाव धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने आज बिहार के दरभंगा में रोड शो किया। योगी ने कहा कि खानदानी लुटेरों ने बिहार को लूटा है। बहनों और भाइयों, सुशासन और विकास ये एनडीए लाएगा। जंगल राज और गुंडा राज ये आरजेडी और कांग्रेस की पहचान है, इनकी खानदानी पहचान है। ये जिन लोगों ने बिहार को लूटा, जो खानदानी लुटेरे हैं, आज वे खानदानी माफिया को शागिर्द बना करके फिर से बिहार में जंगल राज लाना चाहते हैं।
तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बिहार की रैली में नीतीश कुमार और पीएम मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों को देश का मजदूर बनाकर रख दिया है। नीतीश जी ने यहां रोजगार मिटाकर आपको देश का मजदूर बना दिया है। मैं युवाओं से पूछना चाहता हूं, आप मजदूर बनना चाहते हो क्या? आप पूरी जिंदगी मजदूरी करना चाहते हो क्या? आप रोजगार चाहते हो ना? नरेंद्र मोदी जी आते हैं, कहते हैं भाइयों और बहनों, मैंने डेटा इतने कम दाम पे बेचना शुरू किया है कि बिहार के युवा आज रील देख सकते हैं, रील बना सकते हैं, फेसबुक पे जा सकते हैं, इंस्टाग्राम जा सकते हैं, देख सकते हैं। भैया, रील बनाने से आपके जेब में पैसा आता है क्या? अगली खबर में बात करेंगे एसआईआर की। तो आज से 12 राज्यों और केंद्रीय शासित प्रदेशों में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का दूसरा फेज शुरू कर दिया गया है। चुनाव आयोग के इस अभियान के तहत ब्लॉक लेवल ऑफिसर घर घर जाकर लोगों को फॉर्म दे रहे हैं। इन्हीं फॉर्म्स के आधार पर मतदान सूची में दर्ज मृतकों के नाम और गलत तरीके से दर्ज नाम हटाए जाएंगे। बीएलओ के मतदाताओं से 1 महीने की ये फॉर्म्स भरवाने हैं। विपक्षी पार्टी चुनाव आयोग और बीजेपी की मंशा पर सवाल उठा रही है। इसी बीच कोलकाता में एसआईआर का काम शुरू हो गया है। एसआईआर की प्रोसेस शुरू हो चुकी है और आज से इन्यूमरेशन फॉर्म्स दिया गया है। हम फिलहाल दक्षिण कोलकाता की एक फ्लैट में आए हैं। यहाँ पे जो बीएलओ हैं वो आप देख सकते हैं कि फॉर्म्स लेके वो यहाँ पे आए हैं और वो दरवाज़ा जैसे खटखटाएगा। यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो है फ्लैट में बाहर से ताला दिया हुआ है, तो ये अपना फ़ोन नंबर देंगे। ये है प्रोसीजर, ये नोटिस है, इसको यहाँ पे चिपकाया जाएगा। आप भी बीएलओ हैं, आप बताइए कि किस तरीके से काम हो रहा है। पहले तो हम घर घर जाएंगे, फिर उनको फॉर्म देना है। आज तो बस फॉर्म देने का ही काम है और बाद में अगर कोई अनअवेलेबल है तो हम नोटिस चिपकाएंगे। 3 टाइम्स हम आएंगे। इसके बाद कोई डर, कोई एप्रीहेंशन? बहुत सारे अभी तक तो ठीक है, सब है हमारे साथ। देखते हैं आगे आगे होता है क्या। तो तमिलनाडु में मतदाता सूची के एसआईआर के खिलाफ डीएमके ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। डीएमके नेता की याचिका में इसे असंवैधानिक बताते हुए चुनाव आयोग के आदेशों को रद्द करने की मांग की गई है। डीएमके की ओर से कहा गया है कि एसआईआर के जरिए असली मतदाताओं का बड़े पैमाने पर मताधिकार छीन सकता है। एसआईआर के लिए जो दस्तावेज मांगे गए हैं उनको लेकर भी डीएमके की ओर से आपत्ति जताई है। वहीं ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर लोगों के नाम गलत तरीके से हटाए गए तो वो 1 लाख लोगों के साथ दिल्ली में प्रदर्शन करेंगी। तो सीपीएम ने भी प्रदर्शित की मांग की है। वहीं बीजेपी के सुवेंदु अधिकारी और अमित मालविया ने मांग की है कि दस्तावेजों की सख्ती से जांच होनी चाहिए और घुसपैठियों के नाम हटाए जाने चाहिए। तो टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी ने कहा है कि बीजेपी बांग्ला बोलने वालों को बांग्लादेशी बता रही है। ये बांग्ला का अपमान है। যারা বাংলার মানুষের ভোট নিয়ে বাংলাকে বাংলাদেশি বলে তার বিরুদ্ধে লড়াইটা খালি তৃণমূলের নয়, সেই লড়াইটা আপামর জনসাধারণের 10 কোটি বঙ্গবাসী। আমি সকলের কাছে অ্যাপিল করব, জাতি দলমত নির্বিশেষে, রাজনৈতিক দল নির্বিশেষে যেভাবে আমাদের বাংলার প্রতি বিজেপি আঘাত আনছে, কেন্দ্রের ধারাবাহিক বৈমাতৃসুলভ আচরণ সহ 5 বছর ধরে আঘাত, লাঞ্ছনা, বঞ্চনা। वहीं बीजेपी का कहना है कि सिर्फ बांग्ला बोलने से कोई भारतवासी नहीं हो जाता। ममता बनर्जी रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने में लगी है। बांग्ला भाषा से बात करने से ही कोई भारतवासी बन जाएगा? क्या आप लोग चाहते हैं ये रोहिंग्या पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में रह जाए? आज तो ये एक मैसेज है पूरा हिंदुस्तान के लिए, जो सिर्फ पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी नहीं, सीमांचल, वनांचल, बिहार, झारखंड का डेमोग्राफी भी बदल रहा है। अब दिल्ली पे जाइए, गुड़गांव में जाइए, नोएडा में जाइए, गुजरात में जाइए, महाराष्ट्र में जाइए, जिस जगह बांग्लादेशी पकड़ा जा रहा है उसका पास से जो
आधार कार्ड और फेक रेशन कार्ड वगैरह मिल रहा है, वो पश्चिम बंगाल की 3 जिला से आ रहे हैं। अब बात करेंगे बाजार की। निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार में बिकवाली हावी रही। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 519 पॉइंट गिरा तो निफ्टी 166 पॉइंट फिसलकर बंद हुआ। तो वही मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी काफी प्रेशर दिखा है। मार्केट की डिटेल्स देते हैं कंचन नौटियाल से। कंचन, क्या है पूरी अपडेट? तो हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन क्लियरली आज बाजार के अंदर हमें एक वॉलेटाइल सेशन देखने को मिला है बिकॉज ऑफ निफ्टी 50 एक्सपायरी, और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो एंड तक आते आते एक प्रॉफिट बुकिंग का जो माहौल है वो भी देखा गया है। निफ्टी करीब करीब 1% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। इनफैक्ट मिड कैप और स्मॉल कैप में भी जो प्रेशर है वो बाउंड अप होता हुआ नजर आया। अब बात करते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा है। सबसे पहले टाइटन के रोबस्ट नंबर्स हमें देखने को मिले हैं, जिसके बाद इस तरीके का रुझान रहा है। भारतीय एयरटेल सेम फुट पे है, यहाँ पे भी नंबर्स आए हैं। आरपू में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला है। डेटा यूजेज में अच्छा खासा इजाफा, जिसके बाद अच्छी खासी तेजी बजाज फिनसर्व एंड साथ ही साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा। यहाँ पे कॉन कॉल आई, कॉन कॉल के बाद जो गाइडेंस है वो काफी ज्यादा अच्छी दिखाई दी। अगर लूजिंग पॉकेट की बात करें तो देखिए पार ग्रिड में यहाँ पे एक्सपेंसेस के बढ़ने के चलते यहाँ पे जो रिजल्ट्स है उसमें प्रेशर एक जो है दिखता हुआ नजर आया है। कोल इंडिया में एक प्रेशर बनता हुआ नजर आया। इटर्नल और साथ ही साथ टाटा मोटर्स में भी जो आज दबाव है देखा गया है। मिड कैप के शेयर्स का अगर इस टाइम पे हाल देखें तो देखिए बढ़ने वालों में एमआरपीएल, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, डिलीवरी और इंडस स्टार में जो रुझान है वो अच्छा खासा बनता हुआ नजर आया है। और लूजिंग पॉकेट में सोलार इंडस्ट्री, भारत डायनामिक्स, टोरेन पावर और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जो प्रेशर है वो बाउंड अप हुआ है। लेकिन अगर हम पूरा का पूरा मार्केट देखो तो डेफिनेटली ऑलमोस्ट सारे ही सेक्टर्स में आज जो प्रॉफिट बुकिंग है वो देखी गई है। तो देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। कैसे रहे एसबीआई के नतीजे, जानते हैं यतिन मोहता से। तो नंबर्स एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बेहतर हैं। इनफैक्ट जो ऑपरेशनल नंबर्स हैं, इंटरनल्स हैं, यहाँ भी शानदार मोमेंटम है। अगर एसबीआई के नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो शानदार 43,000 करोड़ के आसपास, साल दर साल 3% की ग्रोथ। मुनाफा 20,000 करोड़ के पार आता हुआ नजर पड़ रहा है। 20,160 करोड़ का नंबर, 10% की ग्रोथ। ऑब्वियसली इसके अंदर येस बैंक का इस क्वार्टर में गेन जुड़ा हुआ है, जिसके कारण प्रॉफिट को एक बूस्टर मिल रहा है, बट ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे था। एसेट क्वालिटी देखिए आपके स्क्रीन पे, ग्रॉस एनपीएज आपके 10 बेसिस पॉइंट्स बेहतर हुए हैं, 1.73% के आसपास, और नेट एनपीएज भी आपको 5 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव होते हुए नजर पड़ रहे हैं। तो कोई कंप्लेंट नहीं है रिजल्ट में। इनफैक्ट अगर हम स्लिपेजेस की बात करें तो जो फ्रेश स्लिपेज हैं क्वार्टर में ये आपको 5,000 करोड़ के नीचे नंबर आते हुए नजर पड़ रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम ग्रॉस स्लिपेज की बात करें तो 5,000 करोड़ के आसपास आए हैं, जो पिछले क्वार्टर लगभग 8,400 करोड़ के आसपास थे। इसके अंदर एग्री स्लिपेजेस काफ़ी ज़्यादा थे, तो ऑब्वियसली सीक्वेंशियली नंबर्स में सुधार एक्सपेक्टेड था और उसी तर्ज पे आपको ये नंबर आता हुआ नजर पड़ रहा है। अच्छा, एनआईएम्स ने सरप्राइज किया है, क्योंकि जो डोमेस्टिक एनआईएम है यहाँ आपने 6 से 7 बेसिस पॉइंट्स की वृद्धि देखी है। एक्सपेक्टेशन था कि ये फ्लैट टू नेगेटिव रहेगा। तो नेट इंटरेस्ट इनकम और नेट इंटरेस्ट मार्जिन फ्रंट पे दोनों ही जगह पे काफ़ी अच्छी तरीके से मोमेंटम। इनफैक्ट जो पूरे एसबीआई का कंसोलिडेटेड एनआईएम है, इंटरनेशनल बुक को अगर आप मिला भी लें तो यहाँ भी आपको नेट इंटरेस्ट मार्जिन में सुधार देखने को मिल रहा है। तो दोनों ही तर्ज पे डोमेस्टिक और कंसोलिडेटेड नंबर्स काफ़ी शानदार एसबीआई के लिए। अब बात टाइटन के नतीजों की। दूसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा, आय और इबिड्डा अनुमान से बेहतर रहा है। सीएनबीसी आवाज ने टाइटन के सीएफओ अशोक सौथालिया से खास बात की। इस दौरान अशोक सौथालिया ने कहा कि गोल्ड कॉइन में 6 से 8 तिमाहियों से इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। 18 कैरेट और 14 कैरेट, 18 कैरेट की एक्सेप्टेबिलिटी अब काफ़ी अच्छी हमको देखने मिल रही है। नहीं तो इंडिया में टिपिकली 22 कैरेट का ज़्यादा रुझान हमेशा रहा है, लेकिन अब 18 कैरेट की तरफ काफ़ी लोगों का ध्यान है। एंड इवन 14 कैरेट जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन अभी भी ये साइजेबल पोर्शन हमारी इन्वेंट्री का नहीं है, क्योंकि टाइम लगता है। लेकिन पिछले 4-5-6 महीने से उस पर काफ़ी काम हो रहा है। गोल्ड प्राइस अधिक होने की वजह से नंबर ऑफ कस्टमर में इशू है ग्रोथ में, जबकि स्टडेड ज्वेलरी में पिछले 5-6 क्वार्टर से हम देख रहे हैं गोल्ड ज्वेलरी की तुलना में नंबर ऑफ कस्टमर ग्रोथ बेटर है। कॉइन साइड जो कि इन्वेस्टमेंट लेड परचेज है, वो पिछले 6-8 क्वार्टर से काफ़ी अच्छे ग्रोथ पर है और उसका परसेंटेज हमारे पोर्टफोलियो में भी बढ़ता जा रहा है, जो कि कंप्लीटली इन्वेस्टमेंट लेड है और वहाँ पे कंज्यूमर ग्रोथ काफ़ी अच्छी है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो पेपर इंडस्ट्री को जीएसटी के मोर्चे पर राहत के आसार नहीं है। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय एक्सरसाइज नोटबुक के दाम बढ़ाने, मैन्युफैक्चरर्स का इनपुट टैक्स क्रेडिट अटकाने और पेपर इंपोर्ट में बढ़ोतरी की दलीलों से सहमत नहीं है। लिहाजा इंडस्ट्री के पेपर पर 18% से ब्याज 5% जीएसटी लगाने की मांग पर फिलहाल कोई फैसला नहीं नजर आ रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं संवाददाता आलोक प्रियदर्शी से। आलोक, क्या है पूरी खबर? बिल्कुल, देखिए, एजुकेशनल नोटबुक और एक्सरसाइज बुक पर जीएसटी एग्जम्प्ट करने यानी हटाने और साथ ही साथ रॉ मटेरियल पर जीएसटी बढ़ाकर 18% करने का फैसला यथास्थिति बरकरार रहेगा। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि पेपर इंडस्ट्री की दलीलों से सरकार सहमत नहीं है। सरकार का मानना है कि ये जो फैसला लिया गया है बड़े एक तरह से नोबल कॉज की वजह से लिया गया है और इसमें जो एक आशंका जताई जा रही है कि नोटबुक, एक्सरसाइज बुक महंगे हो सकते हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि जो भी रॉ मटेरियल्स आते हैं वो ट्रेसेबल हैं और उसको लेकर जो इनपुट टैक्स अटकने की जो बात बार बार की जा रही है वो भी संभव नहीं, क्योंकि सरकार ने इससे पहले ही आईटीसी को लेकर 90% तक रिफंड की ऑटोमेटिक व्यवस्था कर रखी है। लिहाजा इनपुट टैक्स अटकने की जो दलीलें दी जा रही हैं वो ठीक नहीं है। इसके अलावा इंडस्ट्री की तरफ से यह भी कहा जा रहा था कि इसकी वजह से देश में बड़े पैमाने पर इंपोर्ट बढ़ सकता है पेपर का, लिहाजा इसको भी सरकार लगातार देख रही है, इसलिए इस तरह की आशंका बेकार है। तो कुल मिलाकर जो पेपर इंडस्ट्री की लगातार डिमांड थी कि जो रॉ मटेरियल है जिसमें खासतौर से अनकोटेड पेपर्स और पेपर बोर्ड्स को और साथ ही साथ कई और पेपर जो इंपोर्ट किए जाते हैं उस पर यूनिफॉर्म जीएसटी 5% किया जाए, इस पर वित्त मंत्रालय की तरफ से कई राउंड की बैठक हुई है और टॉप लेवल पर फैसला लिया गया कि फिलहाल इसमें कोई पुनर्विचार की जरूरत नहीं है। तो नोटबुक पर जीएसटी जीरो करने के बावजूद इसके दाम 4 से 5% बढ़ सकते हैं। सीएनबीसी आवाज से खास बातचीत में जेके पेपर के प्रेसिडेंट और डायरेक्टर एएस मेहता ने कहा है कि कच्चे माल पर 18% जीएसटी, इनपुट टैक्स क्रेडिट हटाने और सस्ते इंपोर्ट से लागत महंगी होगी। जीएसटी आपने नोटबुक के ऊपर कम किया है, उसकी बजाय आपने जो रॉ मटेरियल 18% पे है तो उसका प्रैक्टिकली 12 से 14% जो इनपुट जो क्रेडिट मिलता था पेपर इंडस्ट्री को वो क्रेडिट रिमूव हो गया। तो पेपर की बेसिक रेट जो है वो 8 से 9 रुपए बढ़ गई। तो नोटबुक जो मैन्युफैक्चरर है उनको पेपर महंगा मिलेगा, जो कैपेक्स का जीएसटी क्रेडिट अभी तक मिलता था वो नहीं मिलेगा। तो नोटबुक्स जीएसटी आपने जीरो किया है लेकिन कस्टमर को नोटबुक्स 2 से 4% महंगी मिलेगी। तो अब जब इंपोर्ट के ऊपर कुछ गवर्नमेंट एक्शन ले तब कुछ प्राइसेस बेटर हो सकते हैं। पैकेजिंग बोर्ड में गवर्नमेंट ने एक एक्शन लिया है तो उसमें तो सुधार के चांस हैं, लेकिन दूसरे जो पेपर हैं उसमें प्राइस का सुधार तब तक नहीं होगा जब तक गवर्नमेंट और कोई एक्शन नहीं लेगी। तो आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि आतंकवाद के हर रूप के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए। भारत के दौरे पर आए इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार के साथ मुलाकात में एस जयशंकर ने कहा कि भारत और इजराइल आतंकवाद की चुनौती का सामना कर रहे हैं। विदेश मंत्री ने भारत और इजराइल के बीच सामरिक साझेदारी को बेहद मजबूत और विश्वसनीय बताया है। इजरायली विदेश मंत्री ने भारत और प्रधानमंत्री मोदी की भी तारीफ की है। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका आवाज समाचार में। तो हवाई सफर करने वालों के लिए राहत भरी खबर है। फ्लाइट टिकट कैंसिल करने पर यात्रियों को होने वाले भारी नुकसान और रिफंड में देरी की समस्या को देखते हुए डीजीसीए ने नए नियम लागू किए हैं जिनसे यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। नए निर्देशों के तहत अब एयरलाइंस और ट्रैवल एजेंट्स को टिकट कैंसिल होने पर तय समय सीमा के भीतर रिफंड देना अनिवार्य होगा। साथ ही मनमाने कैंसिलेशन चार्ज लगाने पर रोक लगाई गई है। इस खबर पर पूरी जानकारी दे रहे संवाददाता रोहन सिंह। डीजीसीए ने टिकट रिफंड के नियमों में कई सारे बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं। जो पहला बदलाव है कि अगर आज अभी आप किसी ट्रैवल एजेंट से या किसी ओटीए से टिकट खरीदते हैं और अगर आपको ये कैंसिल करना पड़ता है तो जो रिफंड की अमाउंट है वो आपको 30 दिनों के अंदर मिलनी जरूरी होती है। इसे कम करके 21 दिन किया गया है। एक और बड़ा बदलाव किया गया है लुकिंग जो पीरियड होता है उसको लेकर, यानी कि अभी अगर आप कोई टिकट बुक कराते हैं, आपको कैंसिल करवाना पड़ता है तो आप 24 घंटे के अंदर अगर आप कैंसिल कराते हैं तो आपको बिना किसी अतिरिक्त राशि के आप ऐसा कर सकते हैं। अगर रीशेड्यूल करवाना होता है तो जो डिफरेंस होता है, जो बदलाव जो टिकट
फेयर का आपको सिर्फ उतना देना पड़ता है, लेकिन एयरलाइंस कोई अतिरिक्त आपसे चार्ज नहीं करती है। अब इस अवधि को बढ़ाकर 48 घंटे करने का प्रस्ताव किया गया है, यानी कि जो आने वाले समय में अगर आप 48 घंटे तक भी अगर बुक कराने के बाद कैंसिल कराते हैं तो एयरलाइंस आपसे कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं ले सकती है। एक और नियम रखा गया है, वो है क्रेडिट शेल को लेकर, यानी कि कई बार एयरलाइंस जो है रिफंड के बजाय क्रेडिट शेल देती हैं, तो बिना पैसेंजर की मर्जी से वो ऐसा नहीं कर सकती है, ये भी साफ साफ लिखा गया है। साथ ही जो टिकट कैंसिलेशन के नियम है, रिफंड के नियम है, ये अब एयरलाइन को बहुत ही साफ शब्दों में जब आप बुकिंग करते हैं उनकी वेबसाइट से तो वहां पे लिखा जाना जरूरी है। तो ये कुछ बदलाव किए गए हैं जिसके जरिए जो पैसेंजर्स को थोड़ी सी राहत मिल सकती है। तो Hyundai इंडिया ने आज अपनी पॉपुलर SUV वेन्यू को नए लुक और फीचर्स के साथ लॉन्च किया है। नई वेन्यू पहले से ज्यादा बड़ी, स्मार्ट और टेक फ्रेंडली हो गई है। इसकी शुरुआती कीमत 7,89,000 रुपए है। कैसे है Hyundai वेन्यू का नया अवतार, बता रहा संवाददाता रोहन सिंह। इस साल की सबसे ज्यादा अवेटेड कॉम्पैक्ट SUV ऑल न्यू वेन्यू आखिरकार यहाँ पे इससे पर्दा हट चुका है और ये एक फेसलिफ्ट से कहीं ज्यादा है। पूरी नई गाड़ी बनाने की कोशिश की गई है और जो सबसे बड़ा बदलाव आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वो है इसके डायमेंशंस में। पहले से ज्यादा बड़ी, पहले से ज्यादा ऊंची, पहले से ज्यादा चौड़ी इस गाड़ी को बनाया गया है। अगर ऊंचाई की बात करें तो लगभग पहले के मुकाबले 48 mm ज्यादा ऊंची है, यानी कि आपको ज्यादा हेड स्पेस मिल रहा है। साथ ही करीब 30 mm ज्यादा चौड़ी है। साथ ही जो व्हील बेस है उसे भी बढ़ाया गया है, तो जो सीटिंग है वो काफी ज्यादा कंफर्टेबल है और ओवरऑल जो लुक इस गाड़ी का बन के आ रहा है वो ज्यादा मस्कुलर, ज्यादा बोल्ड लुक बन के आ रहा है और एक बॉक्सी लुक देने की कोशिश की गई है इस कार में। तो इसकी अगर खासियत की बात करें तो इसमें बड़ी डार्क क्रोम ग्रिल, इसके स्प्लिट हेडलैम्प्स, शी शेप LED DRLs मिलते हैं और साथ ही अगर साइड लुक्स की बात करें वो भी काफी बदलाव किए गए हैं। नई रूफ रेल्स आपको दिखाई देंगी, सी पिलर डिजाइन दिखाई देगा, साथ ही इन क्लास वेन्यू ब्रांडिंग भी यहाँ पे है और सबसे खास बात जो 16 इंच के डायमंड कट एलॉय व्हील्स हैं जो पूरे SUV लुक को एक तरह से पूरा यहाँ पे करते हैं। इंटीरियर्स की बात करें जो पहली चीज आप नोटिस करेंगे यहाँ ये है 12.3 इंच 12.3 इंच की 2 स्क्रीन है यहाँ पे जो कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंफोटेनमेंट सिस्टम का भी काम करते हैं। साथ ही ये पूरा जो है सॉफ्ट टच फिनिश दिया गया है। एक और चीज जो इसे खास बनाती है, आप देख सकते हैं ये जो कॉफी टेबल कंसोल बनाया गया है ये काफी इसे आरामदायक बनाता है। कुल मिला के एक पूरा टेक अपग्रेड किया गया है अगर हम इंटीरियर्स की बात करें तो, और काफी ज्यादा कंफर्टेबल राइड, ज्यादा स्पेशियस राइड बनाने की कोशिश की गई है। शुरुआती कीमत इसकी 7.89 लाख रखी गई है, लेकिन ये बेस मॉडल की है। अगर आप एन लाइन लेना चाहते हैं तो आपको इसके लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। जो आखिरी अपग्रेड किया गया था वेन्यू में वो था 2022 में। 3 साल के बाद एक बार फिर से पूरा अपग्रेडेड वर्जन लेके आई है। अब देखना पड़ेगा कि जो मैजिक पिछले वेन्यू ने किया था, क्योंकि क्रेटा के बाद सबसे ज्यादा बिकने वाली Hyundai की जो गाड़ी है वो वेन्यू है, क्या वही मैजिक दोबारा से ये फेसलिफ्ट कर पाती है। रोहन सिंह, दिल्ली। तो Hyundai इंडिया के COO तरुण गर्ग ने बताया कि कंपनी 2030 तक 26 नए मॉडल्स लेकर आने वाली है। तरुण गर्ग से खास बात की संवाददाता रोहन सिंह ने। 2030 तक 26 लॉन्चेस की प्लानिंग है, 26 नए मॉडल्स की प्लानिंग है, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। देखिए बिल्कुल वो शुरुआत आज हो गई है और हम बहुत प्रसन्न हैं। और ये जो 26 लॉन्चेस हैं उसमें नेम प्लेट्स, न्यू नेम प्लेट्स, फुल मॉडल चेंजेस, उसमें फेसलिफ्ट, डेरिवेटिव्स, डिफरेंट तरह की पावर ट्रेन्स, इलेक्ट्रिक 5 पावर ट्रेन, हाइब्रिड की 8 और CNG की 6। तो हमने बहुत ही एक एग्रेसिव प्लान दिया है भारत के लिए। हम मानते हैं कि IPO के बाद हम पूरी तरह से भारतीय कंपनी बन गए हैं और हमारा जो उत्साह है वो और बढ़ रहा है, क्योंकि ना सिर्फ भारत में, एक्सपोर्ट भी हमारे गाड़ियों को बहुत पसंद कर रहा है। आप देखिए हमने ये भी अनाउंस किया है कि जो हमारा एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन जो पिछले साल तक 21-22% पे रहता था उसको बढ़ा के हम 30% करने वाले हैं। Hyundai वेन्यू जो है ये और भी खास है नई वाली, क्योंकि ये पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहां पे ये गाड़ी बनाई जाएगी। तो आई थिंक हमारे लिए एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा खुल गई हैं। अगली खबर में बात करेंगे दिल्ली की। तो स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली के 69% घरों में इस वक्त कोई ना कोई बीमार है। डॉक्टर इसे हेल्थ इमरजेंसी बता रहे हैं और इसके पीछे वजह है प्रदूषण। ऐसे में किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, देखिए ये खास रिपोर्ट। सफेद धुएं की चादर में लिपटा इंडिया गेट, चेहरे पर मास्क और हॉस्पिटल्स में पड़ते मरीज। इन दिनों दिल्ली का यही आलम है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 का आंकड़ा पार कर चुका है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली के 69% घरों में कम से कम एक व्यक्ति खांसी, जुकाम या बुखार से पीड़ित है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। जैसे नॉर्मली हम पहले देखते हैं कि इन्फेक्शियस डिजीज पे थे, कि ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया।
अब ये वक्त आ गया कि हमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जिसमें आज से 10 साल पहले बहुत फोकस रहा डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक पे, अब ये करंट एक डिजीज है, पोल्यूशन रिलेटेड डिजीज, जिसपे सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। क्योंकि पोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ लंग्स को नुकसान नहीं पहुंचाता, पोल्यूशन की वजह से ENT की प्रॉब्लम होती है, पोल्यूशन की वजह से आंखों में प्रॉब्लम होती है, पोल्यूशन की वजह से स्किन की प्रॉब्लम होती है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पोल्यूशन की वजह से देखा गया कि गठिया और हार्ट अटैक के इंसिडेंट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस वक्त हवा में घुले PM 2.5 कण सबसे खतरनाक है। PM 2.5 फेफड़ों की दीवारों को पार करके खून में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे इन्फ्लेमेशन और हार्ट अटैक का खतरा 20% तक बढ़ जाता है। ये बहुत ज़रूरी है कि अब ये समय ऐसा आ गया है कि हम अपनी जो है बाहर की मूवमेंट को इस बेसिस पे डिसाइड करें कि बाहर का AQI लेवल कितना है। अगर तो AQI 400 से ऊपर है तो बिल्कुल किसी को भी बाहर घर से निकलना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी इंडोर्स ही रहना चाहिए, और ये भी इंश्योर करना चाहिए कि इंडोर हवा भी हमारी प्रदूषण मुक्त है। दूसरा कि जब अगर AQI लेवल 300 से ऊपर है तो किसी को भी स्ट्रेनुअस फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए बाहर, जैसे कि एक्सरसाइज। मॉर्निंग वॉक्स का टाइम तो अब है ही नहीं इस आजकल, मॉर्निंग वॉक पे तो जाना ही नहीं चाहिए। बाहर अगर सैर पे निकलना है सिर्फ तब निकलें जब सूरज जो है एकदम नाइस शाइन ब्राइट नजर आ रहा हो, तभी निकले, नहीं तो ना निकले बाहर। साफ है कि इस वक्त अगर आप दिल्ली में हैं तो सबसे जरूरी है दम घोटू हवा से बचना और अपनी सेहत को संभालना। दीपाली नंदा, दिल्ली। तो हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन और भारतीय मूल के ब्रिटिश अरबपति गोपीचंद हिंदुजा का 85 साल की उम्र में निधन हो गया है। लंदन के एक अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांसें ली। वो कई हफ्तों से बीमार चल रहे थे। बिजनेस सर्कल में उन्हें GP के नाम से जाना जाता था। हम आपको बता दें कि गोपीचंद हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन थे। हिंदुजा ग्रुप कई तरह के व्यवसायों में फैला हुआ है। इसमें ऑटोमोबाइल, बैंकिंग, केमिकल्स, एनर्जी, मीडिया और रियल एस्टेट शामिल है। गोपीचंद हिंदुजा ने अपने नेतृत्व से ग्रुप को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। उनके निधन से व्यापार जगत में एक बड़ी क्षति हुई है। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर।